हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे एनटीए के पेपर को सॉल्व करेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अवश्य देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप नोटिफिकेशन पा जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कोटेशन दिया गया है कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिम उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। तो यह कथन किसका है? तो यह विचार देखिए, आपको पता ही चल गया होगा कि अंतिम इतिहास के अंत की बात किसने की थी। तो इतिहास के अंत की बात की थी फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्री में से सर्वाधिक प्रमुख कौन थे? तो जो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्री थे उनमें सर्वाधिक जो प्रमुख थे वह थे मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट है, रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे जो इनका पहले सिद्धांत आएगा वो आएगा शोषण काल का सत्तावादी सिद्धांत। उसके बाद आएगा हितकारी, मतलब पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे आएगा हितकारी सत्तावादी सिद्धांत, और उसके बाद थर्ड पे आएगा आपका विमर्शकारी नेतृत्व, और फोर्थ पे आएगा सहभागी। इसका मतलब हमारा जो आंसर सही होगा 4 1 2 3 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो हाँ ऑप्शन डी है 4 1 2 3। नेक्स्ट है, देखिए बुक का नाम दिया गया है और इसे हमें मिलान करना है। तो देखिए, फतवाई जहादारी थी जियाउद्दीन बर्नी की। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स यह था चार्ल्स बेटलेहाइम का। और इंडिया इंडिपेंडेंट ये बुक है एम.एन. रॉय की। और नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बुक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो हमारा देखिए क्या होगा, पहले 3 1 2 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सही है, 3 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, निम्नलिखित को मतलब कालक्रमानुसार पहले कौन आया था इसके अकॉर्डिंग हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहले आएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद आया था साइमन कमीशन आया। उसके बाद हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर होगा गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में होगा कम्युनल अवार्ड। तो हमारा आंसर सही होगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 देख लेते हैं, ऑप्शन बी है 2 3 4 1। नेक्स्ट है, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? तो देखिए, क्या कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, और चौथा है कि विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए। तो इसे क्या करना है, हमें इसे विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो क्या होगा, केवल 1 या 4, बी में केवल 1 2 और 3, सी है 1 2 3 और 4, डी है केवल 2 और 3। तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन बी 1 2 और 3। तो देख लेते हैं 1 2 और 3 में क्या है। तो देखिए, कम सदस्यता, जो श्रमिक आंदोलन था वो दुष्प्रभावित होता है किससे, तो कम सदस्यता। सेकेंड है कमजोर वित्त, और थर्ड है अनेक संघों का होना। नेक्स्ट है, मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है उसके निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, उसके विषय में यह दिया गया जो विचार है उनमें से क्या सही नहीं है बतलाना है। तो देखिए, पहला ए दिया है कि अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। सेकेंड है, संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। या डी है, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। तो देखिए, इसमें सीधे ही दिखाई दे रहा है कि अनौपचारिक तत्व के समग्र संगठनात्मक संपादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते। तो यहाँ हमारा क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका यह निर्वाह करते हैं, इसलिए यहाँ सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट है, तो इसे मिलान करना है। चलिए देखते हैं लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस की बुक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड ब्राइस की बुक है। फिर ग्राहम बलास की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है वह ग्राहम बलास की है। गैब्रियल आलमंड की पुस्तक है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच। और जो चार्ल्स ई मेरियम है इनकी बुक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमारा आंसर से होगा 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2।
देखते हैं 34192 सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत केंद्र का केंद्रीय विषय नहीं है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी सिद्धांत का जो केंद्रीय विषय नहीं है उसे बतलाना है। तो देखिए क्या ऑप्शन ए दिया गया है, कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। बी है, कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। सी है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। राज्य क्या सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। चलिए देखते हैं। डी है कि कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। तो देखिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही होगा, क्योंकि राज्य जो है वह एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील नहीं रहता। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है। तो हमें इसमें कार्ल ड्यूस के बारे में संचार दृष्टिकोण जो दिया है कार्ल ड्यूस ने, तो उसके बारे में उनसे संबंधित कथनों को बतलाना है। तो देखिए फर्स्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। सेकेंड है, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। थर्ड है कि संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है। और फोर्थ है कि निर्णय प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारे इसमें देखिए जो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने जो संचार दृष्टिकोण दिया था उसमें पहला उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। और दूसरा कथन है कि उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। तो कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत से यह संबंधित कथन दोनों है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा आंसर सही होगा 182 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देखिए दिया गया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक्स को। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार हैं। तो जो एकात्मक अधिकार की बात करता है कि लोकसभा के एकात्मक अधिकार हैं, तो वो पहला देखिए धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, सेकेंड है आपातकाल घोषणा की पुष्टि करना, थर्ड है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, फोर्थ है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना। तो देखिए इसमें हमारा जो लोकसभा के एक अधिकार की बात करता है कि जो सिर्फ लोकसभा के पास है। तो देखिए पहला है वहाँ धन विधेयक को प्रस्तुति करना जो है वहाँ लोकसभा के अधिकार के अंतर्गत आता है। और देखिए आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना ये नहीं है। हाँ सेकेंड देखिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा के अंतर्गत ही लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तो ये दोनों सभा में होता है, राज्य और लोकसभा दोनों में। तो हमारा आंसर सही होगा फर्स्ट एंड थर्ड, 1 और 3 हमारा आंसर सही होगा। चलिए देख लेते हैं 1 और 3 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वह प्रारंभ किया गया था 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया गया था 12 मई 2020 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें। तो तुलनात्मक पद्धति के लिए जो पूर्व शर्तें उसे बतलाना है। देखिए इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका। सेकेंड है खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय और धारणात्मक मसला, ये भी सही है। थर्ड है कि खोज के केंद्र की परिभाषा कर देना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि चौथा है सिद्धांत निर्माण। तो सिद्धांत निर्माण इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये जो तुलनात्मक पद्धति की पूर्व शर्तें उसमें होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सिद्धांत निर्माण इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं बतलाया गया, पूर्व शर्तें नहीं है। तो हमारा आंसर सही है 1, 2 एंड 3। तो देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन किस प्रकार से अभिलक्षित किया था। तो जो प्रारंभिक उदारवाद था उसे सीबी मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिलक्षित या परिलक्षित किया था। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, सत्व उदारवाद। सत्व उदारवाद के रूप में सीबी मैकफर्सन ने प्रारंभिक उदारवाद को परिलक्षित किया था, सत्व उदारवाद। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कि रीइनवेटिंग गवर्नमेंट जो 1992 में लिखी गई थी, इसके राइटर कौन है। गार्डन टुलॉक, ऑसबॉर्न और गेबलर, फिफ्नर और प्रेस्थस या रॉबर्ट डेनहार्ट। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ऑसबॉर्न और गेबलर जो हैं
उनकी बुक का नाम है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि यहाँ अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। सेकेंड है कि वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। थर्ड है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए गए। देखिए कथन दिए गए, पहला कथन है कि शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और कथन 2 है कि यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुन के हमें देना है आंसर। तो देखिए इसमें देखिए आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, कथन एक सत्य है किंतु कथन जो है वह असत्य है। कथन एक सत्य है कि शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो स्थायी सदस्यों के सहित 2/3 सदस्यों का बहुमत से निर्णय लिया जाता है, तो यह सही है। और यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही है, 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप या वेसेनार अरेंजमेंट। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत जो है ह्यूमन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से में का सदस्य नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एजी का है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का है और वेसेनार अरेंजमेंट का भी सदस्य है, बट WA का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का यह सदस्य नहीं है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन को देखा लगभग। सो आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आगे किसी भी एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। सो धन्यवाद।